हे फ्रेंड्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस को कुछ ही मिनट्स में पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये है क्विक रिवीजन, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्थ के स्फेयर से। तो अर्थ के स्फेयर्स में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जियोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की जगह बायोस्फीयर आएगा। ये हाइड्रोस्फीयर मैंने डबल बार लिख दिया है। अब अपन एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज ट्रोपोस्फियर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ट्रोपोस्फियर क्या है? लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर है। 8 to 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर एट पोल्स, 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। पोल्स पर कन्वेक्शन नहीं होता है और इक्वेटर पे कन्वेक्शन होता है। पोल्स पर कूल एयर वगैरह रहती है, इसकी वजह से वो थिन है, और इक्वेटर क्या है? थिक है ना। और 75% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक मास है, और 99% ऑफ टोटल वाटर वेपर एंड एरोसोल्स हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। वो 6.5 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होता है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ का लेप्स रेट है ना, ELR, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट। और लोवेस्ट टेम्परेचर एट ट्रोपोपोस। ट्रोपोपोस किसको बोलते हैं ये भी मैंने बता रखा है। अपर बाउंड्री, द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जहाँ पे ख़त्म होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपोस, है ना। और वहाँ से क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो जाता है। ये ट्रोपोपोज जो है वो थर्मल बैरियर की जैसे वर्क करता है, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ लेयर्स। टेम्परेचर ट्रोपोपोज का टेम्परेचर कितना होता है? -55 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस। ऑल वेदर फिनोमेना अकर इन दिस लेयर, जैसे कि क्लाउड्स है, रेन है, स्नो है, थंडरस्टॉर्म, विंड्स एटसेट्रा, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट एंड मीटरोलॉजिकल प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी है। अब आगे कि ट्रोपोस्फीयर में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स एंड टर्बुलेंस ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द लाइक ग्राउंड में जो गर्म हवाएं गर्म एयर रहती है, वो यहाँ ग्राउंड पे गर्म एयर रहती है, वो ऊपर जाती है, फिर ठंडी होती है, फिर वापस नीचे आती है, फिर गर्म हो जाती है, फिर नीचे ऊपर चली जाती है। कन्वेक्शन हो रहा है ना। मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज मैक्सिमम हियर, कोल्ड होमोस्फियर पार्ट ऑफ एटमोसफियर, है ना। और अब आता है गैसेस कंपोजिशन में क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, वेरिएबल मतलब और भी बहुत सारी गैसेस रहती है। रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर वाया ग्रीन हाउस गैसेस। अर्थ का टेम्परेचर मतलब यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस रहती है, जिससे क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। एयर पोल्यूशन एंड एरोसोल कंसंट्रेशन आर हाईएस्ट। यहाँ पे एयर पोल्यूशन और बहुत ज़्यादा होता है, एरोसोल्स वगैरह उसका कंसंट्रेशन। हाइट इंक्रीज फ्रॉम पोल्स इक्वेटर ड्यू टू सोलर हीटिंग एंड कन्वेक्शन। हाँ, अब पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। लोकेशन और एल्टीट्यूड के बारे में पढ़े तो ये 12 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे मतलब अगर अपन देखें ना तो 18 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर भी हो सकता है। मतलब जो उसकी हाइट है ना थोड़ी सी वेरी कर सकती है। द ट्रोपोपोज सेपरेट इट फ्रॉम ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर सेपरेट इट फ्रॉम द मीजोस्फियर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जहाँ पे वापस से स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म होगा ना, वहाँ उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज, है ना। और वहाँ से क्या होगा? मीजोस्फियर स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। वहाँ पे ट्रोपोपोज में क्या हो रहा था? जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे थे ना, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। अब स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर वापस से इंक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय द ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर कहाँ रहती है? लोकेटेड बिटवीन 15 किलोमीटर एंड 35 किलोमीटर, है ना, इसके बीच में रहती है। मोस्ट कंसनट्रेट अराउंड 25 किलोमीटर। ओजोन एब्जॉर्ब हार्मफुल UVB, UVC एंड UVA रेडिएशन, UVC और कुछ पार्ट ऑफ UVA रेडिएशन फ्रॉम द सन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ओके,
सो वेदर एंड क्लाउड्स में देखें तो स्ट्रेटोस्फियर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिना, मतलब यहाँ पे कोई रेन स्टॉर्म कन्वेक्शन वगैरह नहीं होता है. हाउएवर cirrus cloud and polar stratospheric clouds may occur in the lower part of the near poles. स्टेबिलिटी क्या है, वैसे तो यहाँ पे क्लाउड्स होते नहीं है, पर यहाँ पे कौन सीरस और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं ना, may occur in the lower part of near the poles. स्टेबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट ऑफ एविएशन देखें, एयर मूवमेंट इज स्टेबल एंड लेयर्ड है ना, आइडियल फॉर जेट एयरक्राफ्ट एंड वेदर बलून्स एज देयर इज द लिटिल टर्बुलेंस. जैसे कि उसमें ट्रोपोस्फियर में हमने देखा था ना कि यहाँ पे जो एयर रहती है ग्राउंड लेवल पे जो एयर रहती है वो गर्म रहती है, ऊपर जाती है वापस ठंडी होती है, वापस नीचे आ जाती है, वापस गर्म होती है, फिर ऊपर चली जाती है ना. तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे स्टेबल बना रहता है ना. तो कहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में स्टेबिलिटी बनी रहती है, इसीलिए ये जेट स्ट्रीम फ्लो और उनके लिए जेट एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए क्या है, अच्छी कंडीशन है, मतलब आइडियल कंडीशन है. ओके, ये क्या देखो, मैंने ट्रोपोस्फियर में तो नहीं समझा, पर यहाँ देख लो ग्राउंड लेवल पे जो हवा रहती है ना वो गर्म रहती है, तो वो क्या होगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, राइज करेगी है ना. और जैसे ही ऊपर गया, क्योंकि उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या हो गई, हवा भी ठंडी हो गई, तो वो क्या हो गया कि वो वापस से उसका वजन बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेगी, सिंक करेगी है ना. फिर नीचे आएगी तो गर्म हो जाएगी, तो फिर राइज करेगी, फिर सिंक करेगी, इस तरीके से कन्वेक्शन वहाँ पे चलता रहता है. और स्ट्रेटोस्फियर में ये चीज़ नहीं होती है, इसीलिए जेट एयरक्राफ्ट और वेदर बलून्स के लिए आइडियल है. अब कंपोजिशन इसमें क्या क्या होता है, लेस वाटर वेपर रहता है, मोर ओजोन कंपेयर टू द ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर में 10% ओजोन रहता है, वो भी अपने लिए हार्मफुल रहता है, और 90% जो ओजोन रहता है वो कहाँ पे रहता है, स्ट्रेटोस्फियर में रहता है. बाउंड्रीज, ट्रोपोपोज लोअर बाउंड्री है और स्ट्रेटोस्फोर अपर बाउंड्री है ना. सिग्निफिकेंस, एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, प्रोटेक्टिंग लाइफ फ्रॉम जेनेटिक डैमेज, मेंटेन्स अर्थ एनर्जी बैलेंस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, इसेंशियल फॉर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री. राइट, अब हम पढ़ेंगे मीजोस्फियर के बारे में. मीजोस्फियर एक्सटेंड roughly from 50 kilometer to 85 kilometer above earth surface, lies above the stratosphere and below the thermosphere. तो 50 किलोमीटर तक तो अपने स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म हो रहा था, तो जैसे ही स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म होगा वापस से मेसोस्फियर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 85 किलोमीटर तक रहता है ना. ये कोल्डेस्ट लेयर है, यहाँ पे -90 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, टेम्परेचर चला जाता है ना, कोल्डेस्ट है. दिस इज़ वेयर मीटेरोइड्स बर्न अप ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन प्रोड्यूसिंग शूटिंग स्टार्स है ना. कभी कभी अपन देखते हैं ना कि स्टार्स जो रहते हैं उनके पीछे से चिंगारी निकलती है, उसको बोलते हैं मीटेरोइड्स बर्न. अब ये मीजोस्फियर में ही होता है ना, और इसका टेम्परेचर ज़रूर याद रखना कि -19 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर उससे भी कम चला जाता है. ओके, और मैंने स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर तो बताया ही नहीं था, तो स्ट्रेटोस्फियर का जो टेम्परेचर ना वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वो कैसे, तो ऐसे कि है ना, -55 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो रहा था, ट्रोपोस्फियर में -55 तक चला जा रहा था. तो फिर अगर वो बढ़ेगा ना टेम्परेचर, तो -50 से आता आता धीरे तक बढ़ेगा ना, इसीलिए वो 0 तक हो जाता है, मतलब उसके कंपैरिजन में अपन बढ़ा हुआ बोल रहे हैं ना. अब सॉरी, ये थोड़ी सी PDF रॉन्ग आ गई है. ये मेसोस्फियर के बाद में थर्मोस्फियर आएगा. थर्मोस्फियर को आइनोस्फियर भी बोलते हैं ना. तो थर्मोस्फियर इज द फोर्थ लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर लोकेटेड अबव द मेसोस्फियर एंड बिलो द एक्सोस्फियर है ना. तो थर्मोस्फियर के बाद में कौन आएगा, एक्सोस्फियर आएगा है ना. और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन होता है, और हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब 2500 से 4500 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है. इट वुड फील कोल्ड टू ह्यूमंस बिकॉज
its extremely low density of gas molecule. It is the reason where many satellites and international space station orbit, and it also contain the ionosphere. यहाँ पे आयंस वगैरह होते हैं ना, इसीलिए इसको आयनोस्फीयर नाम दिया गया है ना. विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोमिना लाइक दैट ऑरोरास. ऑरोरा जो बनते हैं ना वो थर्मोस्फियर आयनोस्फीयर में ही बनते हैं. और यहाँ पे थर्मोस्फियर की जो लेयर रहती है DE F1 एंड F2, जिसमें से F2 लेयर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. अब हम आ जाएंगे एग्जोस्फियर पे. एग्जोस्फियर 700 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर तक रहती हैं. आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की. कंपोजिशन यहाँ पे कंटेंट वेरी स्पार्स गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम रहता है. और सो फार अपार्ट दे कैन स्केप इनटू स्पेस. और स्केप about the transition zone act as a boundary between earth atmosphere and outer space. Satellite often orbit within this range है ना. मतलब ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करती है कि जो बाहर का जो स्पेस है और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, उन दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन है ये. इसके बाद में एक और है, इसके बारे में इससे ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता पर फिर भी. मैग्नेटोस्फीयर, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. इट इज़ फॉर्म्ड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द जियो डायनेमो विद इन द आउटर कोर. प्रोटेक्टिव शील्ड क्या है? इट डिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेज, प्रोटेक्टिंग द एटमॉस्फेयर एंड लाइफ फ्रॉम रेडिएशन, है ना. चलिए अब एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो गया. अब हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे ना. तो हाइड्रोस्फीयर refers to the total amount of water present on earth and in all its फॉर्म्स लाइक लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस, है ना. तो मतलब गैस में वाटर वेपर हैं या सॉलिड में आइस है, लिक्विड में वाटर हैं, तो इस तरीके से सबका टोटल अमाउंट है ना हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है. तो टोटल वाटर कितना है? 97. टोटल वाटर 97.5% जो है सॉल्ट वाटर है, जो कि ओशन और सीज में होता है. वो अपने लिए कुछ काम का नहीं है. अब आता है 97.5 के बाद में फ्रेश वाटर जो है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस ही है. वो ग्लेशियर और आइस कैप्स में इसका तो ये जो 2.5% है ना, इसका 68% ग्लेशियर और आइस कैप्स में है, 30% ग्राउंड वाटर में है, और लेस देन 1% ही हमारे लिए अवेलेबल है, जो कि हम पीने के लिए यूज़ करते हैं ना. अब इन द सॉइल वाटर इज़ यूजली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर. जो नीचे नीचे रहता है ना ग्रेविटेशनल वाटर, जैसे पानी आता है तो वो जाता है धीरे 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 सॉइल के अंदर जाना लगता है, वो है ग्रेविटेशनल वाटर. जैसे प्लांट है, ये प्लांट है, मान लो ये है, ये कोई प्लांट है ना, तो इसके लिए जो यहाँ का जो वाटर है, जैसे ग्राउंड में जो वाटर चला गया है, वो वापस इस तरीके से इसमें फ्लो करता है. ये है कैपिलरी वाटर, जो कि क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट वर्क करता है. और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो मतलब अपने को दिखता नहीं है पर कभी कभी यूज़ आता है. मतलब बहुत सॉइल वगैरह है ना सूख जाती है, उसके बाद में भी जो वाटर रहता है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड एज अ कंबाइंड वाटर, है ना. अब आता है हाइड्रोस्फीयर में ही है ये कि लाइट जोन इन द ओशन, मतलब लाइट के बेसिस पे ओशन में जो जोन्स होते हैं ना उनको दिखाया गया है. तो सबसे पहले आता है यूफोटिक जोन, जहाँ तक लाइट आती है 200 मीटर तक होता है ये, है ना. यूफोटिक जोन जहाँ पे मतलब जो सनलाइट है वो जा सकती है. फिर डायस्पोटिक जोन, वहाँ पे कम कम लाइट जाती है. और एफोटिक जोन, जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं जा सकती है. ये ओशियन में था. अब ये लेक्स में देखेंगे तो लिटोरल जोन, लिमनेटिक जोन और प्रोफंडल जोन. प्रोफंडल जोन है वहाँ पे लाइट बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं हो पाती है. लिटोरल जोन जो होता है वो नियर द शोर होता है, और लिमनेटिक जोन देन प्रोफंडल जोन. अब ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर, वो लाइट के बेसिस पे अपन ने देख लिया था. अब डेप्थ ऑफ वाटर के बेसिस पर जोन देखेंगे. सबसे पहले आता है एपिपेलाजिक, मीजोपेलाजिक, बेथीपेलाजिक, एबाइसल पेलाजिक और हेडल पेलाजिक, है ना. एपिपेलाजिक, मीजोपेलाजिक, बेथीपेलाजिक, एबाइसोपेलाजिक एंड हेडल पेलाजिक. अब 4 मेजर डिवीजन इन द ओशन रिलीफ: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड एबाइसल
एक्सप्लेन, ये बिल्कुल भी मतलब डिटेल डिस्कशन नहीं है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ। ये सिर्फ मैं टॉपिक टॉपिक पढ़ के बता रही हूँ आपको कि ये टॉपिक हैं, और कुछ कुछ एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ साथ साथ में। तो डिवीज़न इन द ओशन रिलीफ लाइक कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है सबसे पहले, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर थोड़ा सा राइज होगा, और फिर यहाँ पे एबाइसल प्लेन, इस तरीके से चलता है ना। क्या है? फोर मेजर डिवीज़न इन द ओशन रिलीफ। अब आता है कि टाइप्स ऑफ लेक्स बाय थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, डिमिक्टिक लेक्स, मोनोमिक्टिक लेक्स, पॉलीमिक्टिक लेक्स और मीरोमिक्टिक लेक्स। फिर आता है टाइप्स ऑफ लेक्स बाय प्रोडक्टिविटी, तो ओलिगोट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक एंड डायस्ट्रॉपिक, है ना। सो वी आर डन विद दैट। अब जो जियोस्फीयर और बायोस्फीयर है इसको हम पूरा वहाँ पे कवर करेंगे, मतलब बायोस्फीयर को बायोलॉजी में कवर करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, और जो जियो साइंस है उसको इन्वायरमेंटल ऑफ जियो साइंस में कवर करेंगे, है ना। तो अब लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे चलते हैं। थर्मोडाइनमिक्स सबसे पहले कि क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी, इन तीनों के साथ में जो रिलेशन की स्टडी करते ना कि इन तीनों का रिलेशन क्या है, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी का, फोकसिंग ऑन हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में किस तरीके से चेंज हो रही है, वो हम थर्मोडाइनमिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ना। सिस्टम क्या होता है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी कैन बी ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। सिस्टम एक पार्ट है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब यूनिवर्स का एक पार्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं सिस्टम। और सराउंडिंग क्या है, जो सिस्टम के क्या है, सराउंड में जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसको बोलेंगे सिस्टम, और जो सिस्टम के जो आसपास है उसको बोलेंगे सराउंडिंग, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। बाउंड्री के इंटरफेरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ मैटर, है ना। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो ओपन सिस्टम उसको बोलेंगे जहाँ पे मैटर भी ट्रांसफ़र हो जाता है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाती है। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता है लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। और आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसमें दोनों ही चीज़ें क्या होती है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। ओके। अब इसमें एनर्जी, ये मेन कुछ वर्ड्स हैं। एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। वर्क, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ओवर डिस्टेंस। इंटरनल एनर्जी इज टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द सिस्टम। एंथैल्पी इज एच, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कंटेंट मतलब किसी भी सिस्टम की, अपन जैसे ये सिस्टम है तो इसकी स्टडी करें तो इसके अंदर जो हीट है ना उसको बोलेंगे एंथैल्पी। उसके अंदर जो हीट है उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, पर प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन प्रेशर लगा रहे उस चीज़ पे और उसके बाद उसमें हीट में जो हीट है वो नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और सिस्टम के अंदर जो हीट है उसको बोलते हैं एंथैल्पी, है ना। और इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं, जो उस सिस्टम के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं ना। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर, है ना। तो फर्स्ट लॉ तो वैसे बहुत अच्छे से सबने पढ़ रखा है कि एनर्जी क्या होती है, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है। वहाँ पे कोई भी एनर्जी क्या हो रहा है, या तो नहीं तो बन रही है और ना ही क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है ना। ना तो एनर्जी बन रही है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है ना, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, मतलब एक के बाद 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 एक प्रोसेस होती जा रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी वेस्टेज एनर्जी निकलती है। कुछ न कुछ अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो वेस्ट में निकलती है, उसको बोलते हैं
एंट्रोपी, एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस, है ना। एंट्रोपी क्यों क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस, मतलब कि मैंने बोल दिया ना कि एक फॉर्म से अगर दूसरे फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो रही है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ एनर्जी वेस्ट में निकलेगी, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। अब थर्ड लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो, है ना। तो एक अगर कोई मतलब एंट्रोपी परफेक्ट क्रिस्टल है, कोई भी एक परफेक्ट क्रिस्टल है, वो अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो पर रखा है, मतलब ज़ीरो केल्विन पर अगर रखा है ना, तो उसकी जो एंट्रोपी होगी ना वो ज़ीरो होगी, है ना। थर्ड लो को एक बार और समझो, परफेक्ट जो क्रिस्टल होता है अगर वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे रखा है, मतलब कि ज़ीरो केल्विन पर रखा है, तो उसकी जो एंट्रोपी होगी ना वो भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, है ना। अब आते हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या कहते हैं, इफ़ टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब कि अगर, है ना, दो सिस्टम है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये सिस्टम और ये सिस्टम, ये यहाँ पे ये सिस्टम है, कोई एक थर्ड सिस्टम इसको बोलते हैं ना, तो ये सिस्टम इसके साथ में इक्विलिब्रियम है और ये वाला सिस्टम इसके साथ इक्विलिब्रियम में, है ना। तो ये दोनों सिस्टम भी कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में होंगे, ये कह रहा है। इफ़ टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, है ना, अलग अलग अगर वो थर्ड सिस्टम से क्या हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, सो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट हो गया। अब हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इज द यूजेबल एनर्जी इन अ सिस्टम। जो सिस्टम होता है ना, लाइक इसको सिस्टम माना था अपन ने, और ये चीज़ें सराउंडिंग, बहुत सारी ये चीज़ें सराउंडिंग मानी थी, है ना। तो जो सिस्टम है ना, इसके अंदर जो यूजेबल एनर्जी है, यूजेबल एनर्जी इन अ सिस्टम दैट कैन परफॉर्म वर्क एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें अपने को क्या रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है ना। Gives free energy, the usable energy in a system that can perform work at constant temperature and pressure, मतलब कि इसके अंदर की जो एनर्जी है ना वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर रखी है, और वो उसके ऊपर सिस्टम के अंदर की यूजेबल एनर्जी होती है जो कि वर्क करने के लिए रेडी होती है, कहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। ओके, इट कंबाइंस एंथैल्पी एच, टेम्परेचर टी एंड एंट्रोपी एस इनटू वन थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल। तो इसका ये वाला याद रखना है ना। तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है, जहाँ पे जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, एच क्या है, एंथैल्पी, और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, एंड एस क्या है, एंट्रोपी, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, है ना। अब यहाँ पे अगर चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी देखेंगे ना, तो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी और डेल्टा एच। अब बोलोगे कि टी के सामने डेल्टा क्यों नहीं है, तो अपन ने पहले क्या पढ़ा कि वहाँ पे प्रेशर और एक और, हाँ, प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो इसीलिए अपन ने कांस्टेंट रखा है, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं किया। डेल्टा अगर किसी के सामने लग रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो टी के सामने डेल्टा नहीं है, मतलब कि वो कांस्टेंट है। दिस टेल्स अस वेदर अ प्रोसेस और रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, है ना। अब यहाँ पे इन कंडीशन के बारे में देखना, अगर डेल्टा जी इज लेस देन ज़ीरो, तो प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगी, है ना। और डेल्टा जी अगर ज़ीरो से क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी और एंडरगोनिक रिएक्शन होगी, मतलब एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी और एंडरगोनिक रिएक्शन होगी। और डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है और डायनामिक बैलेंस है ना। तो या तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो डेल्टा जी या तो ज़ीरो से क्या होगा, छोटा होगा, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है और उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और डेल्टा जी अगर ज़्यादा है ज़ीरो से, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है और एनर्जी की क्या हो रही है, रिक्वायर्ड हो रही है। और डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो है, तो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में और डायनामिक बैलेंस है। ओके, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लिया। अब हम ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, है ना। तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनमें वाटर वेपर का प्रेजेंट होना, जिसे अपन
सॉरी, बारिश वगैरह का जब गर्मी रहती है और गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है ना, तो उसमें क्या रहता है, वो जो एयर रहती है ना, उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी, मतलब कि थोड़ा, मतलब वो वैसा चिपचिपा सा रहता है ना, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब कि एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। इट इन्फ्लुएंस वेदर, प्रेसिपिटेशन एंड क्लाइमेट। ये तो देखो, ये क्या होता है, ये तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी, जो कि मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, मिक्सिंग रेशियो होगा, या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सेचुरेटेड एंड कंडेंसेशन बिकम। मतलब ड्यू पॉइंट, उसमें मतलब जो एयर है ना, वो सेचुरेटेड हो गई है, और वो क्या हो गई, कंडेंसेशन, मतलब नीचे गिरना स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा भारी हो गई कि वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गई है ना। जैसे कि हम कभी कभी कोहरा जिसको बोलते हैं ना, तो नाइट में सो के उठते हैं, मतलब सुबह मॉर्निंग में सो के उठते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर वगैरह रहता है ना, तो वो क्या रहता है, फ्लोर वगैरह रहते हैं, वो ऐसा मतलब जैसे बारिश हुई हो जैसा लगता है, पर वहाँ पे बारिश नहीं हुई रहती है, उसको ड्यू पॉइंट, ड्यू रहता है वहाँ पे, ऐसा मतलब टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सेचुरेटेड एंड कंडेंसेशन बिकम, यही वाला सिस्टम रहता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ना, उसको ही बोलते हैं। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में देखेंगे, तो मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर एट सेचुरेशन इनटू 100। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमेशा 100% को देखेंगे, है ना। तो पीवाईक्यू अगर आपने किए होंगे तो ये क्या रहता है, मैचअप में आया था ना, तो 100% को आप कहीं पे भी देखोगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से उसको मैच कर लेना। मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर एट सेचुरेशन इंटू 100, है ना। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में देखेंगे तो मास ऑफ वाटर वेपर वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, ये सब में सेम रहेगा, मास ऑफ वाटर वेपर। स्पेसिफिक में देखेंगे मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल, है ना। स्पेसिफिक, एज फॉर स्पेसिफिक एंड एज फॉर सम, टोटल सम, है ना, ये देख लेना। एज फॉर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड एज फॉर सम, टोटल मास ऑफ सैंपल। मिक्सिंग रेशियो, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। एम फॉर मिक्सिंग रेशियो, एम फॉर मास ऑफ ड्राई एयर। सो अब दूसरा टॉपिक है लैप्स रेट। लैप्स रेट के बारे में पढ़ेंगे, तो लैप्स रेट क्या है, द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन द एटमोसफियर। ये ट्रोपोस्फियर में ही होता है, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उसको क्या बोलते हैं, लैप्स रेट, है ना। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो होता है उसको देखो, ये देख लो, डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर में डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ईएलआर जो होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, या फिर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे मतलब अपन ऊपर जाएंगे ना, ये ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं, तो ईएलआर जो होता है, जैसे ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले जो टेम्परेचर था उसका 6.5 डिग्री कम हो जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे, फिर 6.5 डिग्री और उस टेम्परेचर में वापस से कम हो जाएगा, तो ये क्या है, ELR है। अब आते हैं ड्राई एडियाबाइटिक एप्सलेट, जो कि होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। ये बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, मान लो कि ग्राउंड का जो टेम्परेचर था वो 30 था, है ना, तो जैसे ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर जाएंगे तो वो 20 हो जाएगा, फिर 1 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो क्या है वो, ड्राई एडियाबाइटिक लैप्स रेट, है ना। अब पढ़ेंगे सेचुरेटेड मॉइस्ट एडियाबाइटिक लैप्स रेट, जिसको बोलते हैं SALR और MALR, है ना। तो ये कितना होता है, ये सबसे कम होता है, 5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, है ना। वेरी कर सकता है, कभी 4 to 7 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मॉइस्चर कंटेंट। लोअर बिकॉज लेटेंट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाते हैं ना, तो जो क्या हो रहा है, हीट जो हो रही है वो रिलीज़ होती जा रही है कंडेंसेशन में, इसीलिए इसका जो लोअर होता है क्या, टेम्परेचर। अब देखो, ELR अगर बड़ा है DLR से, है ना, ELR बड़ा है तो DLR से, तो क्या होगा, अनस्टेबल एटमोसफियर होगा, जैसे कि ये, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ELR को बड़ा रख रहे हैं DLR से ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनस्टेबल कंडीशन है ना। और अगर ELR जो है वो छोटा है
DLR या फिर SLR से, DLR या SLR से, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कंडीशन होगी। और वो क्या करेगा, स्टेबल कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा। और SLR कम है, फिर ELR है, फिर ELR कम है DLR से, तो यहाँ पे कंडीशनली अनस्टेबल एटमॉस्फेयर आ जाएगा। जब इन तीनों कंडीशन को अगर अपन लेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, कंडीशनली अनस्टेबल एटमॉस्फेयर रहेगा। टाइप ऑफ कंडीशन वर्टिकल मोशन, देखो एब्सल्यूटली अगर स्टेबल है तो यहाँ पे क्या होगा, ELR जो है वो छोटा है SLR से, और यहाँ पे सप्रेस्ड मतलब नो राइज। यहाँ पे जो बलून है, मैंने बोला था ना, जैसे इसको बलून मानते हैं, एक बलून है, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि ये बलून है, एयर पार्सल है, इसको बलून तो नहीं बोलेंगे, ये एयर पार्सल है, और इसके पास में जो एयर है ना, उसका टेम्परेचर जो है वो कम है और इसका ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, राइज़ करेगा तो बहुत ज़्यादा राइज़ करेगा, ऊपर जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वापस से सिंक हो जाएगा ना। तो अगर ELR कम है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो क्या करेगा, वो सप्रेस्ड करेगा, यहाँ पे कोई राइज़ नहीं होगा, मतलब वो बलून को राइज़ नहीं होने देगा। और यहाँ पे क्लीन, काम, फोग, इन्वर्जन पॉसिबल है ना। इन्वर्जन पॉसिबल मतलब कि नीचे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, फिर ऊपर गर्म हो जाएगा, है ना, इन्वर्जन इसको बोलेंगे। और फिर ऊपर ठंडा, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से अगर एटमॉस्फेयर होगा तो वो उसको बोलते हैं इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना। जनरली क्या होता है कि नीचे क्या रहता है, गर्म रहता है और ऊपर ठंडा रहता है, पर कभी कभी क्या होता है कि ऊपर ठंडा हो गया, फिर बीच में गर्म हो गया, और फिर नीचे क्या हो गया, ठंडा हो गया, है ना, तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना। अब एब्सल्यूटली अनस्टेबल के बारे में पढ़ेंगे, तो एब्सल्यूट अनस्टेबल में क्या होगा, ELR बहुत ज़्यादा है DLR से, ELR यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है DLR से, तो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग राइजिंग मोशन होगा, क्योंकि गर्म हो रहा है ना ज़्यादा, तो वो जो पार्सल है, एयर पार्सल मतलब, या फिर एयर पार्सल मत देखो, एयर है ना, तो वो क्या होगी, बहुत जल्दी से ऊपर जाएगी, क्योंकि वो बहुत गर्म है, तो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग राइजिंग मोशन होगा। और थंडरस्टॉर्म, कन्वेक्शन, एयर रेनफॉल वगैरह हो जाते हैं। अब कंडीशनली स्टेबल या अनस्टेबल को देखेंगे तो SLR, ELR और DLR को देखें, डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर, क्लाउडी, पोटेंशियल, स्टॉर्मी, मॉइस्ट। अब न्यूट्रल में देखेंगे तो ELR, DLR और SLR तीनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। नो नेट मोशन, ओवरकास्ट और विंडी, मॉडरेट मिक्सिंग होगी, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होगी, लाइक दिस। अनस्टेबल जो कंडीशन होता है, तो टेम्परेचर ऑफ पार्सल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ऑफ एयर कम होता है, तो वो इस तरीके से अनस्टेबल, वो बार बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये क्या है, एक पार्सल, इसको पार्सल मान लिया, इसका टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा ना, तो ये बहुत उछलेगा, है ना, बार बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पे ये स्टेबल है, यहाँ पे क्या हो गया, वो टेम्परेचर ऑफ एयर पार्सल ये क्या है, कम है, थक गया बेचारा, बैठ गया नीचे, अब वो ज़्यादा ये नहीं करेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, है ना। और न्यूट्रल में क्या है, द पार्सल इज द सेम टेम्परेचर एज इट्स सराउंडिंग, नो चेंज, है ना। यहाँ पे दोनों का ELR और सॉरी मतलब टेम्परेचर ऑफ पार्सल और टेम्परेचर ऑफ एयर दोनों सेम ही होगा, इसीलिए ये न्यूट्रल हो गया एक जगह। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि विंडरोज पढ़ेंगे। अ विंडरोज इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। इट हेल्प्स विजुअलाइज हाउ विंड ब्लोज, मतलब डायरेक्शन और फ्रिक्वेंसी को बताता है कि किस साइड से विंड आ रही है, और फ्रिक्वेंसी को भी बताया फ्रॉम डिफरेंट कंपास पॉइंट। विंडरोज ना इस तरीके से होता है, गोल गोल, है ना। इसमें क्या रहता है, जैसे नॉर्थ ये नॉर्थ ईस्ट और इधर वेस्ट और यहाँ पे साउथ, है ना, तो इस तरीके से कंपोज होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा भी रहते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट, ये इस तरीके से और ज़्यादा इनको भी शो करते हैं ना। तो ये क्या है, विंड रोज है। स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंटेशन, it is usually a circular diagram divided into 16 or 8 composed direction in मतलब north, northeast, east, southeast, south, southwest, west, northwest etc. ये चीज़ बताए। each petal और spoke represent the direction from which the wind blows. The length of the petal show frequency
फ्रिक्वेंसी परसेंटेज में बताता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी से जो हवा चल रही है, ऑफ विंड कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन। कलर्स और बेंड्स विथ ईच पेटल ऑफन इंडिकेट विंड स्पीड रेंज, है ना। इसमें क्या रहता है, ये विंड रोज जो रहता है ना, इसमें कलर्स भी रहते हैं, जो कलर से भी अपन देख सकते हैं कि विंड का जो स्पीड है ना वो कितनी है ना। कलर्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि कितनी स्पीड है। ये इस तरीके से ये विंड रोज होता है। अगर रेड है तो रेड का देखो 5 मीटर पर सेकंड और अबव, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ग्रीन अगर है तो 1 से लेकर 5 मीटर पर सेकंड होगा, और अगर ब्लू है तो <<1 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। ये इसका कलर है। और डायरेक्शन भी है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट वगैरह। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्लूम, है ना। प्लूम इज अ विजिबल और इनविजिबल कॉलम ऑफ एयर पोल्यूटेंट लाइक स्मोक, डस्ट और गैसेस इमिटेड फ्रॉम अ स्टार्क चिमनी और वेंट इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना। जैसे कि ये कोई यहाँ ये ग्राउंड है ना, यहाँ पे एक फैक्ट्री है। ये डायग्राम तो मैं सही से बना नहीं पा रही हूँ। फैक्ट्री है, यहाँ पे चिमनी लगी हुई, ये चिमनी है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये स्मोक निकल रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है, स्मोक निकल रहा है। तो ये क्या है, विजिबल और इनविजिबल कॉलम ऑफ एयर पोल्यूटेंट है, कौन, प्लूम, है ना। तो हवा इसमें अगर इधर से आएगी तो ये प्लूम इधर उड़ने लग जाएगा, अगर इधर से आएगी तो ये इधर उड़ने लग जाएगा, और जितनी तेज़ी से आएगी उतनी तेज़ी से जाने लग जाएगा। द शेप एंड डिस्पर्जन ऑफ अ प्लूम डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, स्टॉक हाइट, इमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर और वेलोसिटी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें ऑलरेडी बताया गया था, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो डेंसिटी क्या होती है, कम रहती है, तो वो फटाफट फटाफट ऊपर चला जाएगा, है ना। और टेम्परेचर उसका डाउन होगा तो उसको जाने में ऊपर उतना ही कम, मतलब उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, अगर हवा जो है वो जितनी अच्छी तरीके से, मतलब हवा अगर ज़्यादा चल रही है तो वो क्या होगा, प्लूम जो है वो जल्दी से उड़ जाएगा, है ना। और अगर स्टेबल है तो वो क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा। विंड स्पीड और डायरेक्शन, अभी मैंने बताया था कि अगर हवा इधर से आ रही है तो वो इधर चला जाएगा, हवा इधर से आ रही है तो वो उधर चला जाएगा। स्टॉक हाइट पे भी डिपेंड करता है कि कितनी ऊपर है स्टॉक हाइट, है ना।